एवरीवन, स्वागत है सभी का आज की क्लास में एमएस सेट कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए आज की क्लास मैंने कंडक्ट की है। पेपर 1 के जितने भी 5 साल के आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो हम कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे आपको, बिकॉज आपकी एग्जामिनेशन जो है वो 15 जून को है। राइट, नोटिफिकेशन आपकी वेबसाइट पे आ चुका है। अभी एग्जामिनेशन के फॉर्म भरना बाकी है, बट वो भी सारी प्रोसेस हो जाएंगी। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कंप्लीट हमारी तैयारी के ऊपर कंसंट्रेशन करना है। और अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्लियर करनी हो तो उसके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। एटलीस्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स तो आपके सॉल्व होने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेपर 1 के कंप्लीट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 7 अप्रैल 2024। वो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। दिस इज मी दर्शना वासु। मैंने नेट की एग्जाम क्लियर की है 99.72 परसेंटाइल से। मैंने जीसेट की भी एग्जाम क्लियर की है, मैंने जीसेट के बच्चों को पढ़ाया भी है। तो आज एमएस सेट के क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ taught on memory level of teaching, the student get tremendous power for acquisition of dash। memory level of teaching की बात की गई है। ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ऑफ कोर्स मेमोरी लेवल है तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आएगा ही आएगा, मतलब कि 1 तो आएगा ही। ठीक है, दैट मीन्स आपका ये ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। सेकंड क्या है ऑप्शन, जनरलाइज इनसाइट। जनरलाइज इनसाइट किस में जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाएगा। इनसाइट की बात आई मतलब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है एलिमिनेट हो गया, तो इसके चलते हमारा आंसर तो यहीं से बन गया, बी इज द करेक्ट वन। थर्ड ऑप्शन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, वो किस में जाएगा, वो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर शुड चूज टीचिंग मेथड कंसीडरिंग डैश। टीचर को अगर टीचिंग मेथड चूज करनी है तो उसको क्या क्या पॉइंट्स जो है वो दिमाग में रखने चाहिए। तो नेचर ऑफ लर्नर, ऑफ कोर्स उसको पता होना चाहिए कि किस टाइप के बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो नेचर ऑफ लर्नर तो आएगा ही आएगा। नेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी रियलाइज, ठीक है, तो ऑफ कोर्स नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव भी पता होने चाहिए, ये भी आएगा। टीचर की खुद की एबिलिटी और उसकी प्रोफिशिएंसी, तो ऑफ कोर्स वो पता होगी तो ही उसी हिसाब से टीचिंग मेथड आप चूज कर पाओगे। तो तीनों के तीनों आंसर हमारे जो ऑप्शन है वो सही बनेंगे। तो इसके चलते हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स। गिफ्टेड स्टूडेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो दे आर इंट्रोवर्ट इन नेचर, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पीयर्स, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा बिकॉज दे आर गिफ्टेड स्टूडेंट ना, तो ये तो नहीं आएगा। एक्सट्रोवर्ट इन नेचर एंड दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, ऑफकोर्स ये आएगा। देखिए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट तो उसके नेचर के हिसाब से होती है, वो गिफ्टेड स्टूडेंट को आप उसकी क्वालिटीज में नहीं ले सकते, तो ये तो दोनों निकल ही जाएंगे। यहाँ से गिफ्टेड स्टूडेंट की बात की गई है, तो दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, ऑफकोर्स उसको पता होता है, दे आर क्रिस्टल क्लियर इन देयर आइडियाज कि चलो हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एडल्ट लर्नर इंस्ट्रक्शन नीड्स टू फोकस डैश। अब एडल्ट लर्नर्स की बात की गई, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। इक्वली ऑन द प्रोसेस एंड कंटेंट टू बी टॉट, बी लेस ऑन द प्रोसेस एंड मोर ऑन द कंटेंट टू बी टॉट, सी मोर ऑन द प्रोसेस एंड लेस ऑन द कंटेंट टू बी टॉट, एंड डी इक्वली ऑन द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। नाउ बच्चों सी एडल्ट लर्नर्स की बात की, एडल्ट लर्नर्स क्या होंगे, तो उनको जब आप भी पढ़ाओ ना तो वो क्या होता है कि उनको एक्टिवली प्रोसेस में इन्वॉल्व करो, उनको रियल लाइफ के एग्जांपल्स दो, तो उनको अच्छे से वो बातें पता भी चलेंगी और वो इन्वॉल्व भी होंगे। ठीक है, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। राइट, अब एक्टिव लर्निंग के लिए क्या है, प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर ऑन द प्रोसेस लेस ऑन द कंटेंट टू बी टॉट। अभी कंटेंट सी दे आर एडल्ट लर्नर्स, तो वो बच्चे कहीं से भी, इवन आप भी एडल्ट लर्नर्स में हो तो कंटेंट तो आपको कहीं से भी आप उसका जुगाड़ कर लेते हो, मगर प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो आप रियल लाइफ के एग्जांपल दो, बच्चों को आप एक्टिवली वो प्रोसेस में इन्वॉल्व करो। ठीक है, वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की तरफ उसको वो अप्रोच है उस तरफ आप ले जाओ, तो ये जो सारी चीजें वो प्रोसेस में आएंगी, मोर ऑन द प्रोसेस एंड लेस ऑन द कंटेंट टू बी टॉट। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डैश एवोल्यूशन गिव्स क्लियर आइडिया अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट रिगार्डिंग पर्टिकुलर कंटेंट। यहाँ पे आपको क्लियर आइडिया मिलना चाहिए किसका, तो बच्चों को वो जो कंटेंट है वो पता चला कि नहीं चला, इसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब प्लेसमेंट जो एवोल्यूशन है वो किसके लिए होता है, तो वो
एंट्री बिहेवियर। ठीक है, ये मैं आपको कीवर्ड्स दे रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आए। अगर प्लेसमेंट है तो मेजरली एंट्री बिहेवियर देखो तो प्लेसमेंट एवोल्यूशन ही होता है। फॉर्मेटिव क्या होता है, तो फॉर्मेटिव ऑनगोइंग होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव में जाएगा। समेटिव होता है जो एंड ऑफ द ईयर या तो सेमेस्टर होगा, ठीक है। अब आपको बच्चे को कोई पर्टिकुलर कंटेंट उसको आया है कि नहीं है, उसका क्लियर आइडिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि नहीं, वो आपको कब पता चलेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर और सेमेस्टर, जब उसकी आप समेटिव इवैल्यूएशन लोगे, ठीक है। फॉर्मेटिव तो ऑनगोइंग प्रोसेस में है, वो आप पढ़ा रहे हो वही आपको पता चलेगा। पर्टिकुलर कंटेंट की अगर बात है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। समेटिव इवैल्यूएशन वो आपको हेल्पफुल रहेगा। और डायग्नोस्टिक किस में आएगा, तो डायग्नोस्टिक जो है वो स्ट्रेंथ और बच्चे की वीकनेस अगर आपको पता चलानी है कि बच्चे को ये पूरा कंटेंट में स्पेसिफिकली क्या नहीं आता, ठीक है, तो वो आप उसको 10 मार्क्स से टेस्ट देते तो पता चलेगा कि बच्चे को वैसे तो पूरा कंटेंट है बट ये चीज़ नहीं आती, तो वो आपको फिर से वो रेमेडियल टीचिंग में लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसमें आएगा। बट यहाँ पे डैश इवैल्यूएशन गिव्स क्लियर आइडिया अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट रिगार्डिंग पर्टिकुलर कंटेंट, तो उसमें क्या आएगा, समेटिव इवैल्यूएशन आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, समेटिव। ना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देख लेते हैं। डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की है। आंसर ऑप्शंस क्या है, आंसर तो हम देंगे बाद में, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। एम्फसाइज ऑन न्यूमेरिकल डेटा, तो नहीं, ये तो क्वांटिटेटिव डेटा उसमें जाएगा, ये रिसर्च में तो ये नहीं आएगा। इसके बाद फोकस ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये भी क्वांटिटेटिव में जाएगा, ठीक है, संख्यात्मक में ये दोनों जाएंगे। इन डेप्थ, यस, इन डेप्थ इज कीवर्ड, क्वालिटेटिव कहीं भी आए तो इन डेप्थ अगर आ गया तो ये आपको पता चल जाएगा ये क्वालिटेटिव की ही बात की गई है, ठीक है। इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ मीनिंग ऑफ एंड एक्सपीरियंसेस, तो आंसर सी इज द करेक्ट वन। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो एक्सपेरिमेंटल अगेन क्वांटिटेटिव में जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। डैश इज अ लिमिटेशन ऑफ पॉजिटिविज्म इन रिसर्च, तो पॉजिटिविज्म इन रिसर्च के लिमिटेशन क्या है वो आपको पूछा गया है। इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, बिल्कुल ये लिमिटेशन नहीं है, ओके, वो इग्नोर नहीं करता, बल्कि पॉजिटिविज्म तो क्वांटिटेटिव में जाता है, तो वो सारी चीज़ एम्पेरिकल एविडेंस वो देखते हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। इट टेंड्स टू ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना, ऑफकोर्स ये आएगा, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो आंसर क्या बना सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बिकॉज सी स्टूडेंट्स, पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है ना वो क्वांटिटेटिव मेथड को उसमें आएगा, ठीक है। तो इट डेवलप्स थ्रू स्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक एंड एम्पेरिकल मेथड्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव की बात है तो आपको सारी चीजें स्ट्रक्चर वे में होगी, सिस्टमेटिक वे में होगी, एम्पेरिकल मेथड यहाँ पे यूज होगी, इसीलिए मैंने हमारा पहला ऑप्शन तो इसीलिए एलिमिनेट हो गया। तो लिमिटेशन क्या है उसकी, तो इट फेल्स टू कैप्चर सब्जेक्टिविटी, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बिकॉज वो क्वालिटेटिव जो चीजें वो वहाँ पे वो फेल हो जाता है, तो लिमिटेशन रहेगी, दैट इज इट टेंड टू ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना इज द करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। डैश इज रिफर्ड एज साइटेशन इन एकेडमिक राइटिंग, साइटेशन की बात की गई है। अ रेफरेंस टू द ऑथर्स पर्सनल एक्सपीरियंस, बिल्कुल नहीं आएगा। अ वे ऑफ गिविंग प्रॉपर क्रेडिट टू द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑफकोर्स ये आएगा। साइटेशन मतलब क्या कि जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ली है, उसको आपको क्या करना है, उसको क्रेडिट देना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ओके। चलिए नंबर 9 देखते हैं। डैश टाइप ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट इन्वॉल्व्स मेकिंग अप और फॉल्सिफाइंग डेटा, ठीक है। तो किस टाइप की रिसर्च, मतलब कि आप अगर डेटा मेकअप कर रहे हो, ठीक है, या फॉल्सिफाई कर रहे हो, मतलब कि ठीक है आप घर पे बैठे हो, डेटा आपने कुछ कलेक्ट नहीं किया और आपने डायरेक्टली कुछ नंबर लिख दिए, इस टाइप अगर कोरिलेशन आपको कहीं देखना है तो आपने डायरेक्टली बच्चों का रिजल्ट आपने लिख दिया था। यहाँ पे क्या किया है, आपने डेटा को मेकअप किया है, फॉल्सिफाई किया है डेटा को, तो उसको क्या कहते हैं, उसको फैब्रिकेशन कहते हैं, ठीक है। प्लेजरिज्म तो क्या आएगा, प्लेजरिज्म तो आपने कहीं से चोरी की है तो वो प्लेजरिज्म आएगा, ठीक है। मिस मतलब कि आपने जो है कि डेटा को मिस इंटरप्रेट किया है, आपको वो डेटा को आपने अलग तरह से प्रेजेंट किया, तो मिस इंटरप्रिटेशन आपने सही नहीं किया। और बायस सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग में जाएगा, तो यहाँ पे मेकिंग अप डेटा और फॉल्सिफाइंग डेटा, तो उस वो किस में जाएगा, फैब्रिकेशन, ठीक है, फैब्रिकेशन, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डैश आईसीटी टूल इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग
एंड मैनेजिंग बिब्लियोग्राफी इन रिसर्च पेपर्स, ठीक है। तो कौन सा रहेगा, इज इट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? तो क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। काफ़ी बार आपको नेट में भी पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल सब पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो इसमें जोटेरो है, मेंडली है, एंडनोट है, रेफ वर्क्स है, पेपर पाइल है, जेवरेफ है एंड फ्लो साइट है, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स जो आपको याद रखनी है, तो आप ये नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द गिवन पैसेज स्टेट दैट महात्मा गांधी लार्जली सक्सीडेड इन डैश, ये आपके आरसी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दूंगी क्या है, मगर मैंने जो है वो पैराग्राफ पे इन्वॉल्व किया है। तो पैराग्राफ में आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाला जो है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ओके। चलिए द गिवन पैसेज स्टेट दैट महात्मा गांधी लार्जली सक्सीडेड इन डैश, ए ऑप्शन क्या है, फाइटिंग अगेंस्ट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, बी है इरेडिकेटिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया, सी है मोल्डिंग द मिलियंस इन इंडिया एंड लास्ट डी है गिविंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर जो सही बना है दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आपको एक पैराग्राफ में ये आंसर कहाँ पे मिलेगा, तो पैराग्राफ आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो है ये आपको करेक्ट आंसर मिलेगा कि sought to mold the millions and largely succeeded इन डूइंग सो, ठीक है। तो दिस इज द, आपको यहाँ ये जो पैराग्राफ है सेकंड पैराग्राफ में आपको इसका आंसर सही का जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज टू बी रीड ऑफ, ठीक है। टू बी रीड ऑफ मतलब कि किसी से आप उससे पीछा छुड़ाना है, उससे मुक्ति आप प्राप्त करना, उस टाइप का। आप वैसे भी इंग्लिश में भी ये सब आपको आए तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पैराग्राफ में भी कहाँ आएगा वो हम देख लेंगे, बट यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। रिलीज और फ्री फ्रॉम, देन बी है टाइड टू समथिंग, इंक्रीज समथिंग, या फिर लास्ट डी है इंक्लूडेड समथिंग। तो ऑफकोर्स रिलीज और फ्री फ्रॉम समथिंग, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आपको ये पैराग्राफ में कहाँ पे मिलेगा, तो आपको यहाँ से ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड महात्मा गांधी रिप्रेजेंट, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, देन बी क्या है, वर्किंग क्लास मूवमेंट इन इंडिया, देन सी द नेचुरल हिस्टोरिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और लास्ट में जो ऑप्शन है दैट इज द स्पिरिट एंड ऑनर ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन डी। काफ़ी बार ये होता है कि आप जो क्वेश्चन देखते हो तो आपको पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप उसका आंसर आपको आराम से मिल जाते हैं। बट यहाँ से फिर भी हम पैराग्राफ में देख लेते हैं तो आपको ये आंसर कहाँ पे मिलेगा, ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, ही रिप्रेजेंटेड द स्पिरिट एंड ऑनर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल गया आपको। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू इंडिया हैज बीन स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, द पावरफुल मूवमेंट्स, विसिफेरस स्पीचेस की इंटरमिटेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, पावरफुल मूवमेंट्स, ठीक है। आप यहाँ से ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है कि अगर आप क्वेश्चन देखो तो भी आपको आंसर का पता चल जाएगा कि चलो यही आंसर बनेगा, ठीक है। आपको पैराग्राफ में कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से आपको ओवरऑल ये चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए ये रहा पावरफुल मूवमेंट्स दैट ही लॉन्च थ्रू द नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बुर्जियोजी, ठीक है। बुर्जियोजी का करेक्ट मीनिंग जो टर्म है उसका क्या होगा, तो वो पूछे। ऑप्शन ए देख लेते हैं, वर्किंग क्लास विथ यूटिलिटेरियन वैल्यूज, देन एग्रीरियन क्लास विथ मोरल वैल्यूज, देन सी मिडिल क्लास विथ कन्वेंशनल एंड कंजर्वेटिव एंड मटीरियलिस्टिक वैल्यूज, एंड लास्ट में डी है दैट इज लोअर क्लास विथ नो फिक्स्ड वैल्यूज। तो बुर्जियोजिस का मतलब जो देखे तो यहाँ पे वो पैराग्राफ के हिसाब से आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो भी आइडिया आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट बनता है, मिडिल क्लास विथ कन्वेंशनल कंजर्वेटिव एंड मटीरियलिस्टिक वैल्यूज, ठीक है। देखते हैं आंसर सी करेक्ट बना है, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखा है कि वर्किंग क्लास मूवमेंट इज रॉन्ग, तो वर्किंग क्लास वाली तो आएगी ही नहीं। देखिए
यहाँ पे देना गांधी जी रिप्रेजेंट द मूवमेंट एंड इंडियन मासेस इन रिलेशन टू मूवमेंट टू सुप्रीम डिग्री। तो ये जो है कि ओवरऑल पैराग्राफ पढ़ लोगे, वो समझ लोगे, तो आप जो क्वेश्चन है उसके एक आध क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन है तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जो आपको ऐसे मतलब ओवरऑल पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका आंसर क्या। बाकी तो डायरेक्टली आपको मिल जाते, 5 में से 3 तो आपको डायरेक्टली ही मिल जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं। जो 1 या 2 होंगे, जैसे कभी किसी जो पैराग्राफ है उसके आपको टाइटल देना है, उसको समराइज जो आपको 2 वर्ड्स में करना है, तो वो आपको ऑप्शन दिए, तो उसमें से कौन सा आएगा। तो वो जो 1 आध 2 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेते हैं कि जो आपको थोड़ा बहुत सोचने का मतलब वो रहेगा कि चलो यहाँ पे क्या आएगा, बाकी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, which of the following messages is less likely to be misunderstood or misinterpreted due to cultural or linguistic background of receivers of the message, ठीक है। ऑप्शंस दिए, मैसेज फुल ऑफ रिटन वर्ड्स, मैसेज फुल ऑफ स्पोकन वर्ड्स, मैसेज फुल ऑफ बॉडी जेस्टर्स और मैसेज फुल ऑफ आइकॉनिक सिग्नल साइंस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था वो आपका ड्रॉप किया गया था, आप आंसर शीट जो है आंसर की है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था वो एमएसएड ने ड्रॉप किया था, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी डिजिटल पैरालेंस व्हाट आर द फॉलोइंग सिंबल कलेक्टिवली कॉल्ड एज। यहाँ पे आपको ये जो दिया है उसको क्या कहते हैं, आपको ये पूछा है, ठीक है। दीज आर इमोजीज, देन इमोशकॉन्स, देन स्माइलीज की स्टिकर्स, उसको क्या कहते हैं। तो आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन बी है, इमोकॉन्स बनेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये जो है जो अब जो लैंग्वेज में ग्रामर जो होता है उसमें आप जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उससे जो, ठीक है, उससे जो एक क्या बोले एक फिगर बनता है ना, उसको इमोकॉन्स कहते हैं, ठीक है। इमोजीज जो होते हैं ना, काफ़ी बार हमारी गलती हो जाती है, चलो मैं यहाँ पे इमोजीज आएंगे, तो नहीं, इमोजीज ये है, ठीक है। मगर जो पंक्चुएशन मार्क्स है या तो किसी लेटर से हमको कोई फिगर बना दे, ऐसे ऐसे करके, यूं करके आप जो बनाते हो ना, जो इस तरह से, ठीक है, देन ऐसे करके 3 लगा दिए, इस तरह से जो होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको इमोजीज नहीं कहते, उसको इमोटिकॉन्स कहते हैं, ठीक है। आंसर बी इज द करेक्ट वन। चलिए, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो पहचानना है। साइलेंस इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफकोर्स वो तो बात सही है कि साइलेंस है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करते हो। बच्चा अगर घर में शैतानी कर रहा है, उसकी मम्मी ऐसे करके देख रही है, दैट मीन्स उसका तो वहाँ पे उसको सारी मतलब चीज़ें, सारी इंस्ट्रक्शन मम्मी की ओर से पता चली गई कि अभी हमें यहाँ पे बस चुप बैठ के यहीं पे रह जाना है, अदरवाइज बड़ी पिटाई होगी। तो ठीक है, साइलेंस तो ऑफकोर्स वो कम्युनिकेशन का मीन है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट बनेगा, आपको इनकरेक्ट पूछा है, वो बात भी ध्यान में रखिएगा। देन नॉन वर्बल क्यूज एंड मैसेजेस आर इजी टू कंट्रोल, नहीं, ये है, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आप उसको इजीली कंट्रोल नहीं करते। मतलब कि नॉन वर्बल जो क्यूज होते हैं ना, मतलब आप देखो कि एक ही जेस्टर्स के कितने सारे मीनिंग होते हैं, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत बनेगा। इसके अलावा तो सारे, फिर ये गलत है तो ये सब सही होंगे कि नॉन वर्बल मैसेजेस आर कल्चरल सेंसिटिव एंड रिलेटिव, ऑफकोर्स वो भी सही है, ठीक है। इन केस ऑफ कंफ्यूजन पीपल टेंड टू ट्रस्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोर देन वर्बल, तो ये भी बात सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ओके। चलिए, नाउ व्हाट इज प्रसार भारती। प्रसार भारती क्या है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इट इज द नेशनल लेवल न्यूज चैनल अंडर दूरदर्शन, देन बी है इट इज न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो AIR, देन सी इट इज एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट ब्रॉडकास्टर ऑफ इंडिया, लास्ट में डी है इट इज इंडिया स्टेट ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर। तो आपको प्रसार भारती का स्टेट ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए, ना क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज facilitate much more in communicative situation wherein teacher and student are sitting together in circular manner facing each other। मतलब कि ऐसे राउंड टेबल में टीचर और स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, और अंदर की साइड सभी का मतलब एक दूसरे के सामने वो देख सके, इस तरह से वो बैठे हैं, ठीक है। तो ए है इफेक्टिवनेस ऑफ कंटेंट ऑफ टीचिंग, देन बी टीचर्स पावर टू कंट्रोल एवरी स्टूडेंट, सी डिसिप्लिन अमंग्स द स्टूडेंट, की लास्ट में डी है दैट इज लेवल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स। तो ऑफकोर्स जैसे
यहाँ पे राउंड टेबल पे सभी बैठे हैं, सभी का फेस एक दूसरे के सामने है, तो आपको क्या रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा कि इंटरेक्शन लेवल जो है वो हाई रहेगा, अच्छे से बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 1 to 11, ठीक है, आपको अरिथमेटिक मीन पूछा है और किसके 1 to 51 के बीच में। तो अरिथमेटिक में इंटीजर का अगर आपको देखना हो तो क्या रहेगा, n+1 होगा, ठीक है। इंटीजर का अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगी, n+1/2 रहेगा, ठीक है। अब 1 to 51 दैट मीन्स n बराबर क्या रहेगा, n = 151 रहेगा +1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो 52 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स क्या रहेगा हमारा 26 इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इफ 10⁻m, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 101 to 151, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इज क्या है वो आपको देखनी है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा गया है, तो आपको जो नंबर दिए दैट इज 101 to 151 दिए गए हैं, ठीक है। अब ये जो है उसके बीच में आपको जीरोस कितने हैं वो देखने हैं। एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो 2 और 5 का प्रोडक्ट होता है ना, उसमें आपको 10 मिलेंगे, मतलब कि यहाँ से आपको जीरोस का आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे आपको कितने जीरो मिलेंगे, 1 0 मिलेंगे, ओके। अब आप देखिए एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊं तो 1 2 3 4 5, इसका अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मुझे कितने जीरो मिलेंगे, तो आप इजीली बता दोगे, बिकॉज ये जो है एक इजी मल्टीप्लिकेशन है। आप बोलोगे कि मैम 4 5 ज़ा 20 हुआ, 20 यहाँ पे 22 ज़ा 40 हुआ, 43 ज़ा कितना होगा 120 होगा, तो यहाँ पे 120 मतलब कि 1 0 मिला, ठीक है। मगर ये जो चीज़ें हैं कि 2 × 5 से आपको जीरो के आइडिया आ जाते, तो यहाँ पे 2 है उसको आप पकड़ोगे, मगर 2 से नहीं होगा। मुश्किल क्या रहेगी कि यहाँ पे जो 4 है उसमें भी आपको 2 के मल्टीपल मिल जाएंगे, मगर 5 जो एक लोता ऐसा है जिससे आपको और मल्टीपल नहीं मिलेंगे। तो हम 5 को 5 से डिवाइड कर ले, ठीक है। तो 5 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे जो 1 आया है वो आपको क्या नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल से समझा। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं कि 101 to 151, ठीक है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 से 151 नहीं दिया है, यहाँ पे हमने 101 से 151 दिया है। तो उसके बीच का अगर हमें निकालना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि 0 से अगर 151 ले लें, ठीक है, उसमें से हम 0 से 101 वाले जितने भी जीरो होंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ऑफकोर्स 101 से 151 का वो मिल जाएगा रेशियो, ठीक है, वो चीज़ हमें मिल जाएगी। तो अभी देख लेते हैं कि 151 है, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ से 5 से डिवाइड किया इसी तरह से हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 151 है, उसको आप 5 से करोगे 3 और 0, ओके। अगेन 5 से कर लोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा 6 रहेगा, अगेन 5 से कर लोगे तो क्या रहेगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके। तो 30 + 6 + 1 दैट इज यहाँ पे आपका कितना आया 37। रिमेंबर स्टूडेंट, इसका आपको एडिशन करना है, ओके। यहाँ पे आपको मिला क्या, तो 37 जीरोस मिले, ओके। चलिए नाउ 101 है तो उसको कर लेते हैं 5, ओके। 5 2 ज़ा 10, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे अगेन आएगा 5 5 4 ज़ा 20, ओके। यहाँ से आगे नहीं होगा तो 20 + 4, ओके। तो कितना रहा, यहाँ पे रहा 24। यहाँ पे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज हमें जो वैल्यूज चाहिए वो 101 to 151 तक की ही चाहिए। तो 37 में से 24 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 13। तो 13 है यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट बना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये सिंपल सी इजी सी मेथड है, इससे आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ओके। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। अमंग द 3 नंबर्स x, y और z आपको दिए, विच नंबर आर डिविजिबल बाय 18, ठीक है। ऑप्शंस दिए, मगर आप 18 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी हो आपको, ठीक है, 18 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी हो तो वो जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब 2 से डिविजिबल होने के लिए वो जो नंबर है, जो भी नंबर है, उसका एंड जो है वो इवन नंबर से होना चाहिए, ये तो आपको रूल पता ही होगा,
ठीक है। और 9 का क्या है कि 9 में जितने भी जो नंबर दिए उसके सम जो है वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए। ओके, 9 से अगर वो डिविजिबल होगा वो सम, तो वो जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स हमारा जो है क्राइटेरिया के 2 और 9 का वो हमें देखना है। ओके, तो सबसे पहले 2 का देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है उसका एंड किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। मतलब ये जो है वो 2 से नहीं होगा। 2 से नहीं होगा मतलब ये नंबर तो हमें काट ही देना है, बिकॉज एक जो है हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा। मतलब 2 से नहीं होगा तो वो 18 से नहीं होगा। तो ये तो हमारा नंबर गया। ठीक है, अब ये दो नंबर देखने हैं कि 18 है और यहाँ पे भी मतलब लास्ट जो दोनों नंबर 8 है, तो ये दोनों 2 से तो होंगे ही होंगे। अब 9 से देख लेते हैं, तो इसका एडिशन करें तो 8 + 1 9, 8 + 1 9, 1 + 8 9। ठीक है, कौन से ये आए देन ये गए। ओके, अगेन यहाँ से 9 हुआ और यहाँ पे ये 9 और ये 9, तो मतलब ये जो है वो 9 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो ये तो रहेगा, y रहेगा। ओके, नाउ z देख लेते हैं। 8 + 1 9, 8 + 1 9, 8 + 1 9, 8 + 1 9, 8 + 1 9, मतलब कि ये जो है वो अगेन 9 से होगा। तो ये हमारा ये जो 2 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, दैट मीन्स ये जो हमारा z भी है वो 18 से भी होगा। ठीक है, बिकॉज ये 2 और 9 दोनों से हो रहा है, डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो इस तरह की जो ट्रिक है वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इस टाइप के नंबर जो होते हैं, अब यहाँ पे एक्चुअल में उसको डिवाइड करने जाओगे तो फिर पंगा हो जाएगा, आपका टाइम ही नहीं होगा। बट ये जो रूल्स आपको पता होंगे तो आपको आराम से ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अ पर्सन वॉज वर्किंग टू ट्रांसफर ब्रिक्स फ्रॉम प्लेस एक्स टू अ प्लेस वाई where the distance between x and y is 200 meters. At a time, person was carrying 15 bricks. Starting from place x, after traveling 5.5 km while working, how many bricks were shifted to the place y by the person? ठीक है, तो ये है x प्लेस और यहाँ पे है जो वो है y प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया गया है। डिस्टेंस कितना दिया गया है, 5.5 किलोमीटर्स। ये दूसरा डिस्टेंस दिया गया आपको मीटर्स में दिया है। ठीक है, तो 5.5 किलोमीटर्स को हम पहले तो मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 5.5 इंटू 1000 कर लेंगे, राइट। तो कितना मिलेगा हमें, 5500 मीटर्स मिलेगा। ओके, हो गया। नाउ देखिए, अगर ये जो है ये पर्सन यहाँ से ब्रिक्स लेके जाएगा तो कितना होगा, 200 मीटर्स है, ये आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, वाई तक पहुँचेगा, यहाँ पे ब्रिक्स रख के आएगा, फिर अगेन वापस तो आएगा। तो टोटल उसका जो एक राउंड कंप्लीट होने में कितना लगेगा, 400 मीटर्स लगेगा। एग्री, 2 इंटू 200 होगा ना, क्योंकि एक ही वन वे का डिस्टेंस 200 है, तो रिटर्न आएगा तो कितना होगा, रिटर्न आएगा तो अगेन 200 होगा, दैट मीन्स 4 मीटर्स होगा। ओके, मतलब कि 4 मीटर की एक राउंड ट्रिप लगती है। ओके, एक राउंड ट्रिप 4 मीटर की लगती है। तो हमारा कितना, उसने कितना जो आपको दिया है डिस्टेंस, 5500 मीटर्स जो हमने कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो कितना लगेगा, तो 5500 मीटर्स डिवाइडेड बाय 400, वो आप करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मैंने ये आपके लिए रेडी करके रखा है ताकि यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। कितना मिलेगा आपको नंबर, 13.75 जो है वो इतनी राउंड ट्रिप लगेगी। ठीक है, इतनी राउंड ट्रिप लगेगी। अब एक राउंड ट्रिप देखे तो यहाँ पे आपको दिया है ये एक जो राउंड ट्रिप में वो कितनी ब्रिक्स लेके जाता है, तो वो 15 ब्रिक्स लेके जाता है। तो 13 तो उसकी कंप्लीट राउंड ट्रिप होगी। तो 13 राउंड ट्रिप में वो कितने ब्रिक्स लेके जाएगा, तो 13 इंटू 15 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 195 ब्रिक्स लेके वो पर्सन है वो जाएगा। ठीक है, आपको ये एक मिल गया। आई होप यहाँ पे थोड़ा सा कलर ये स्लाइड का डार्क हो रहा है तो आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं यहाँ से वाइट पेन कर लूँ। ठीक है, ओके, यहाँ से अपने ये इतना मिल गया। ठीक है, अभी इसका तो सॉल्यूशन मिल गया हमें। अब 0.75 का देखना है। तो 0.75 जो है
वो जो राउंड ट्रिप है, तो एक राउंड ट्रिप का वैसे भी कितना लगता है, तो हमने यहाँ पे देखा था एक राउंड ट्रिप मतलब कि 400 मीटर्स होगा। ओके, तो 0.75 इंटू 400 मीटर्स करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 300 मीटर्स एक वो कंप्लीट ट्रिप लगाएगा। 0.75 उसने डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि उसने 300 मीटर्स वो राउंड ट्रिप के हिसाब से कवर किए। ठीक है, अब 300 मीटर्स आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, 300 मीटर्स उसने कवर किए, दैट मीन्स एक जो वन वे डिस्टेंस होगा वो 200 मीटर्स का होगा। तो 300 मीटर्स को 200 प्लस 100 लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट वे में समझाती हूँ, जिसका मैथमेटिक्स नहीं है उसको भी पता चल जाए, इस हिसाब से मैं समझाती हूँ। तो 300 है, इसमें 200 मीटर्स और 100 मीटर्स समझ सकते हैं। तो 200 मीटर्स में उसने ऑलरेडी एक जो है 15 ब्रिक्स का जो एक है वो तो ब्लॉक उसने उठा ही लिया, तो यहाँ पे उसने 15 ब्रिक्स तो उठा ही लिए ना, बिकॉज उसने 200 का एक राउंड तो कंप्लीट कर लिया। यहाँ फिर वो 100 मीटर में वो मिड वे में पहुंचा होगा रिटर्न आते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 15 ब्रिक्स उठा लिए, और यहाँ पे उसने 190 जो 5 ब्रिक्स थी वो 13 राउंड में उसने कंप्लीट किया था। दैट मीन्स 195 ब्रिक्स, ओके, प्लस 15 ब्रिक्स। ठीक है, अब ये जो आप एडिशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 210 इज द करेक्ट वन। ठीक है, पता चला, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी वाला सम है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बट ये जो काफ़ी बार होता है क्या है कि क्वेश्चन इतने लंबे चौड़े देखते हैं तो वही टेंशन में हम वो करते ही नहीं, एक अटेम्प्ट ही नहीं करते, इस टाइप का हो जाता है। तो आंसर जो है बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन समझ लोगे तो हो जाएगा। आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। देर आर 64 डियर इन फॉरेस्ट इन द प्रेजेंट ईयर if x into n denotes the number of deers in the forest in the year n and that x n is equals to 3/2 x n minus 1 for n क्या है, तो n जो है just a second, n जो है वो 1 2 3 इस तरह से दिए। how many deers are there in 5th year in the forest। ठीक है, तो आपको 5th ईयर में डियर कितने होंगे वो पूछे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, तो उन्होंने दिया है एक्स एन 3/2 एक्स एन माइनस 1 दिया है उन्होंने, राइट। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है उन्होंने दे दी है कि 1 है 2 है 3 है 4 है, मतलब वो जो है वो ईयर्स आपको वो दे दी है। ओके, n जो है क्या है, n ईयर्स है, हमें 5th ईयर 4 and 5 आपको 5th ईयर की पूछी है, तो मतलब हमें यहाँ तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, अब जो है फर्स्ट वन हम देख लेते हैं कि x1 देखें तो 3/2 x जो है x क्या है, तो x जो नंबर ऑफ डियर्स है, तो यहाँ पे लगेंगे 64। ठीक है, यहाँ पे मैंने n फर्स्ट ईयर के लिया है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा 3/2 इंटू 64। ठीक है, तो ये होगा 3 इंटू 2, तो ये जो बनेगा x1 हमें कितना मिलेगा, x1 जो है हमें मिलेगा 96, 3 2 6 3 3 9, तो आपका x1 मिल गया 96। ठीक है, चलिए नाउ सेकेंड ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे। तो x2 इज इक्वल्स टू 3/2 x देन 2/2 माइनस 1, सॉरी 2 बाय नहीं बट 2 माइनस 1 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे x जो है अगेन क्या रहेगा, x रहेगा 64, तो 3/2 इंटू 64 एंड 2 माइनस 1। मगर यहाँ पे हम जब x2 ले लें, ठीक है, x2 की वैल्यू x2 माइनस 2 नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली बच्चों ये कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो है x2 माइनस 1। ठीक है, तो x1 की वैल्यू जो यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा 3/2 और x1 की जो वैल्यू हमें मिली दैट इज 96। ठीक है, वो हम नहीं रखे और पूरी की पूरी सब वैल्यू पुट कर तो वो भी हो जाएगा, बट थिंग इज कि अब इजीली ये सारी चीज़ें हो रही है। ओके, तो यहाँ से 2 से 2 गया। ओके, और ये जो होगा यहाँ पे कितना बनेगा आपका 48 रहेगा। ओके, 48 इंटू 3 तो आपको मिलेगा 144, तो ये क्या हुआ x2 की वैल्यू होगी। ओके, हो गया।
ना x3 की वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं। x3 की वैल्यू के लिए अगेन 3/2 इंटू एक्स 3-1 होगा। ओके, मैं थोड़ा यहाँ से कर लूँ, 3/2 x 3-1 मतलब x2। अब x2 की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ से ले लूँगी। ओके, तो क्या बनेगा 3/2 इंटू 144। ओके, तो ये जो रहेगा 7 and 2, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट हियर 216, 3 2 6 216। ठीक है, तो ये आपकी क्या वैल्यू मिली, ये आपको वैल्यू मिली इसकी x3 की 216 मिली। ओके, नाउ x4 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेम 3/2। ओके, देन क्या है x4 - 1। ओके, चलिए अभी मैं पेन चेंज कर लूँ। देन 3/2 इंटू x4 - 1 दैट इज 3। अब x3 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली हम यहाँ पे रख देंगे, तो दैट इज 3 और यहाँ पे क्या है 216। तो ये आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 324 किसकी वैल्यू मिलेगी, x4 की वैल्यू मिलेगी। हमें 5th ईयर में पूछा है, 5th ईयर हम फाइनली यहाँ पे कर लेते हैं। फिफ्थ ईयर की वैल्यू 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 64। देन n-1 मतलब कि 5 - 1 क्या होगा, 5 - 1 होगा 4। ठीक है, तो आपको ये जो वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो हम सेम वे वही करेंगे। x4 की वैल्यू यहाँ पे मैंने वैल्यूज रख दी है, x की वैल्यू नहीं रखी हुई, आपको x4 यहाँ पे रहता, तो ये जो वैल्यू है 324। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ से ले ली है। ये आपको इसको करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। x क्या रहेगा इसका 486। ठीक है, 486। आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 486। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके बता दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज एक दो बार ये क्वेश्चन देखोगे तो ये जो समझोगे तो चीज़ें आपको आइडिया आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज और आर वैलिड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 क्या है, सम टाइगर्स आर गोट्स। देन स्टेटमेंट 2 है ऑल पॉलिटिकल लीडर्स आर इंटेलिजेंट। तो पहले तो हम ये बना लेते हैं वेन डायग्राम उसका। सम टाइगर्स आर गोट्स, ये है टाइगर, ये है गोट्स। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बन गए। आर इंटेलिजेंट मतलब कि ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो इंटेलिजेंट के जो सर्कल है उसके अंदर आ जाने चाहिए। ठीक है, ये दो डायग्राम बने। तो कंक्लूजन कौन सा वैलिड होगा वो आपको पूछा है। कंक्लूजन 1 क्या दिया है, सम गोट्स आर नॉट टाइगर्स। एंड कंक्लूजन 2 है सम पॉलिटिकल लीडर्स आर इंटेलिजेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सम का केस होता है उसमें सम नॉट क्या होता है, सम नॉट जो वो होती है वो पॉसिबिलिटीज होती है। यहाँ से आपको कंफर्म रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता, सम से सम नोट का कंफर्म रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए, ये सम है और यहाँ पे आपको कंक्लूजन में सम नोट दिया है, तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी मिली है, आपको कंफर्म रिजल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ से आपका ये कंक्लूजन एक तो गया। अब ऑल पॉलिटिकल लीडर्स आर इंटेलिजेंट, तो ऑल जो है ऑलवेज सम की गारंटी देता है। तो ठीक है, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स आर इंटेलिजेंट, तो सभी पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो इंटेलिजेंट है। तो आपको सम जो होंगे थोड़े पॉलिटिकल लीडर वो इंटेलिजेंट होंगे, तो आपका ऑप्शन 2 जो है वो सही बनेगा। तो इसके चलते आपका आंसर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 27। सम बसेस आर स्टैंडिंग फेसिंग बस स्टैंड। थाने बस वॉज अहेड ऑफ नासिक बस। ठीक है, अब थाने की बस है वो नासिक की बस से आगे है। ठीक है, विच वॉज अहेड ऑफ जलगांव बस। तो ये जो है नासिक की बस वो जलगांव से आगे, जलगांव की बस से वो आगे है। ठीक है, नाउ अमरावती बस वॉज बिहाइंड धुले बस बट अहेड ऑफ थाने बस। तो अमरावती जो बस है वो थाने बस से आगे है, थाने की बस ये रही तो उससे अमरावती की बस आगे, बट धुले की बस से पीछे, तो धुले की बस सबसे आगे आएगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको दी गई है। बट ठीक है, ये तो हो गया, बट अहेड ऑफ थाने बस, तो ये हो गया। चलिए, विच ऑफ द
विच इज द सेकेंड लास्ट बस फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बिहाइंड मतलब हमें यहाँ से देखना है, तो सेकेंड लास्ट बस कौन सी है, तो सेकेंड लास्ट बस कौन सी है, नासिक की है, तो क्या बनेगा आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, आई होप आपको यहाँ से वो जो उसकी सीक्वेंस है वो ख्याल आ गई होगी। चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28। In code language, if JKLM is coded as OSVX, then how DEFG will be coded in the same language? ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। क्या दिया है आपको, JKLM, ठीक है। अल्फाबेट में अगर आप J का स्थान देखो तो इजोटी, तो J का ये 5, तो ये है 10, तो J आपका कौन से नंबर पे होगा, J आपका होगा 10 पे होगा। देन K कहाँ पे होगा, J K 11, L 12, M कौन से होगा, 13 पे होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ 1 हो रहा है, राइट। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया आपको OSVX, ओके, ये दिया है, तो उसका हम सीक्वेंस पता करते हैं। तो O जो है यहाँ पे इजोटी देखिए, E5 पे, J 10 पे, O किस पे होगा, 15 पे होगा, तो O का क्या है नंबर, अल्फाबेट में 15 है। S जो है वो 19 पे रहेगा, ओके। V जो है सॉरी, V जो है वो 22 पे रहेगा, और X जो है वो 24 पे रहेगा। दैट मीन्स अगर इसके आप सीक्वेंस देखो ना, तो आपको 15 में आप कितना डालोगे, 4 ऐड करोगे तो आपको 19 मिलेगा। 19 में आप कितना ऐड करोगे, तो 19 में आप 3 ऐड करोगे तब आपको 22 मिलेगा। 22 में आप कितना ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे तो आपको 24 मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस हमें पहचाननी है। तो DEFG, तो यहाँ पे तो देखिए DEFG, ठीक है। तो ये तो सीक्वेंस 1 1 वाली फॉलो हो रही है, जो हमारी यहाँ पे सीक्वेंस है वही सीक्वेंस फॉलो हो रही है। तो इसी तरह से हमें देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। दैट मीन्स ये जो लेटर्स है उसका रिलेशनशिप है +4 +3 +2 +1, उस हिसाब से होना चाहिए, जो हमें यहाँ पे क्लू में दिया है। अब I और L का देखें, तो यहाँ पे कितना बनेगा, I देन JKL, तो यहाँ पे तो 3 का बनेगा, तो ये नहीं होगा, तो ये गया, ओके। देन J के बाद K और L, तो ये तो 2 का बनेगा, ये भी गया। K L JKL M, तो ये भी नहीं बनेगा। I के बाद M देखिए, HI JKL M मतलब 4 बना, +4 बना, ठीक है। M के बाद P, तो M के बाद P का ऑफकोर्स 3 का जाएगा, और P के बाद R, तो ये क्या जाएगा 2। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस देखनी है कि +4 +3 +2 की सीक्वेंस जो है वो बननी चाहिए, ओके। तो हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इन कोड लैंग्वेज, इफ DAC मीन्स 6 3 5, व्हाट विल बी द कोड फॉर FEG। चलिए करते हैं, D देन A और C। D मतलब कौन सा है, अल्फाबेट में 4th रैंक पे है, देन A फर्स्ट है, C जो है वो 3rd पे है, ठीक है। इसका जो कोड दिया है उन्होंने क्या दिया है, 6 3 5, तो हम समझ सकते हैं कि चलो 4 में 2 ऐड किया है तो 6 बना, 1 में 2 ऐड किया तो 3 बना, 3 में 2 ऐड किया तो 5 बना, मतलब कि यहाँ पे 2 का एडिशन हो रहा है, फॉलो, राइट। अब जो उन्होंने दिया है दैट इज FE और G, FEG, तो अल्फाबेट में F कौन से नंबर पे आएगा, तो F जो आएगा वो 6 पे आएगा, ABCDEF, E आएगा 5 पे आएगा, और G कौन से होगा, ये G है, ठीक है, G होगा 7th पे, ठीक है। अब उसमें हम 2 ऐड करें, सिंपल सा है क्वेश्चन, तो कौन सा बनेगा, 8 7 और 9 बनेगा, 8 7 और 9, 8 7 9। देखिए यहाँ पे गलती हो जाती है, 8 9 7 भी दिया, 8 7 9 भी दिया है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 8 7 9, मतलब कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखा और यहाँ जाके ये गलती नहीं हो जानी चाहिए कि चलो डी में टिक करके आए, डी में क्या है 8 9 7 दिया है, एक्चुअली आंसर क्या है 8 7 9 है, तो ये गलती, एक्चुअली जो टेंशन होती है ना, एंग्जाइटी होती है एग्जामिनेशन टाइम में, पूरा सम सही किया, आंसर भी सही निकाला मगर OMR में जब टिक करते हैं तो वहाँ पे गलती हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। चलिए,
नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वाइल फेसिंग साउथ विराट वॉक्स 15 मीटर्स। चलिए एक साथ उसमें साथ में ही कर लेते, अदरवाइज टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो वाइल फेसिंग टूवर्ड्स साउथ मतलब कि इस साइड यहाँ पे जो है विराट खड़ा है, ठीक है, साउथ की ओर फेस कर रहा है, उसका फेसिंग साइड साउथ की साइड है। विराट वॉक्स 15 मीटर्स, तो 15 मीटर्स ऐसे चलेगा, ओके, साउथ में पहुंचा। ये कितना है, ये 15 मीटर्स है। देन टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है, फिर क्या होगा, ऐसे खड़ा है तो राइट की तरफ वो टर्न लेगा। और कितना चला वो, तो वो चला 10 मीटर्स, ओके। फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू हिज राइट, अगेन वो राइट में गया और कितना चला है, तो अगेन चला कितना है वो 15 मीटर्स चला है, 15 मीटर्स, ठीक है, यहां तक हो गया। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स, अब ये लेफ्ट में गया और 15 मीटर और चला, ठीक है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ एंड हाउ मच अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, इस साइड पे गया तो कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है एंड ये साउथ है, तो ये डायरेक्शन है, तो मतलब कि वेस्ट की साइड फेस कर रहा है। तो आंसर तो हमारा यहाँ से बन गया, बिकॉज बाकी कोई वेस्ट का है ही नहीं आंसर, ठीक है। और कितना है मीटर्स, तो ये देखिए 15 मीटर्स तो ये रहा, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, हम यहाँ से मिल जाएगा कितना है, ये 10 मीटर्स है, तो मतलब कितना हुआ 25 मीटर्स, वेस्ट की साइड 25 मीटर्स, हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए ना क्वेश्चन नंबर उसका नेक्स्ट है 31, वो देख लेते हैं। 31 32 ये डेटा के बेस है, आपको डेटा दिया है, यहाँ पे प्लेसेस है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पीपल जो विजिट कर रहे हैं, वो आपको नंबर्स दिए, वो लैक्स में नंबर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो है वो पीछे है, वो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग आगरा, टोटल परसेंटेज, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट, ठीक है, आपको ये पूछा है। आगरा, तो आगरा मतलब कि ये रहा, ओके। अब जो है आगरा में विजिट कितना किया है, तो 15 है, 15 लैक्स की है, ओके। अब टोटल नंबर से हमारे परसेंटेज निकालते, इसका हमें टोटल करना होगा, टोटल कितने विजिटर्स हैं सारे जो सिटीज है उसकी, तो टोटल जो विजिटर्स है आप इसका टोटल करोगे तो यू विल गेट हियर 60 लैक्स, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लूँ, चलिए, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका टोटल कितना मिलेगा आपको, 60 मिलेगा, ओके। किसका टोटल, तो ये जो लास्ट कॉलम है उसका लिख दूँ, चलिए, तो इसका टोटल आपको मिलेगा 60, ठीक है। ये करोगे तो आपको पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग आगरा, तो सिंपल है, बस आगरा के कितने हैं, तो 15 जो है वो दिए, ठीक है। टोटल कितना है, तो 60 है लैक्स, ठीक है, बट दोनों लैक्स में है तो लैक्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, परसेंटेज पूछा है आपको तो इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ है ही नहीं, सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट हियर 25%, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, डेटा वाले इतना मतलब लंबा चौड़ा दिया है बट क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी दिया है। तो कभी भी मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, क्वेश्चन ही बड़े होते क्योंकि आंसर जो होते हैं आपको इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ 32 क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ टूरिस्ट फाउंड मैक्सिमम एट दिल्ली, तो दिल्ली का जो है देखें तो ये रहा दिल्ली का सबसे ज़्यादा किस टाइप के हैं, तो ये रहे 8.7, दैट मीन्स इंग्लिश, क्या है बोलो इस टाइप का इजी क्वेश्चन, 1 सेकंड लगती है, 1 सेकंड ही। चलिए नाउ उसके बाद के 33 और 34 क्वेश्चन जो है ये डेटा के बेस है, चलिए देख लेते हैं। डेटा क्या दिया है, यहाँ पे आइटम्स दिए, लेबर, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, टिम्बर एंड ग्लास, देन मिसलेनियस, और एक्सपेंडिचर उसका क्या है वो आपको दिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, द इंफॉर्मेशन in the above table is to be presented diagrammatically using the pie diagram. What will be the angle of the sector representing the item labor, ठीक है। लेबर का क्या है, तो ये रहा लेबर का कितना एक्सपेंडिचर 25% है, ओके। आपको क्या है, इसको जो पाई चार्ट, पाई डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना होगा, जो 25 है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है परसेंटेज में दिया है तो डिवाइड बाय 100 करना होगा और आपको
पाई डायग्राम, मतलब कि आपको एंगल जो है उस हिसाब से, तो आपको इंटू 36 डिग्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बस इजी है, कितना मिलेगा आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है, सी इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द आइटम सीमेंट एंड ब्रिक्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। आपको सीमेंट एंड ब्रिक्स का आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, तो ये रहा, कितना है 30, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर आप देखोगे परसेंटेज में आपको 100 होगा, यहाँ से ये टोटल एक्सपेंडिचर आपका 100 होगा। तो आपको वो देखना है कि रेशियो किसका निकालना है, सीमेंट एंड ब्रिक्स और टोटल एक्सपेंडिचर। तो सीमेंट एंड ब्रिक्स का कितना है 38, टोटल कितना है 100 है, तो कितना बनेगा बस 3:10। कितना सिंपल, इतना इजी क्वेश्चन MS सेट लेवल पे क्या रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 35 अगेन डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है आपको। चलिए क्वेश्चन पीछे यहाँ पे आपको क्वेश्चन और डेटा दिया है, उसकी जो डायरेक्शन दी है, द फॉलोइंग एक्स एंड वाई पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन XY प्लेन एंड द एडजेसेंट पॉइंट आर जॉइंटेड बाय स्मूथ कर्व। एक्स के आपको दिए, वाई के दिए, तो क्या बनेगा वो आपको पूछा है, देख लेते हैं। चलिए ये जो है डायग्राम हम ऐसे करेंगे, ग्राफ नॉट डायग्राम, ग्राफ करेंगे। ये होगा y, ये होगा आपका x, ठीक है। x की क्या वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 10 20 30 40 50। ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना सब कर रही हूँ, अदरवाइज आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आपका टाइम नहीं वेस्ट हो, इस हिसाब से वो फटाफट सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। इतना आपको एक प्रेजेंटेशन का कोई मार्क्स तो होता है ना, आपको सिर्फ टिक ही लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, जितना आपको मेंटल मैथ से या ओरली हो जाता है उतना वेल एंड गुड है। बट मुझे सारी चीज़ें समझानी है तो मैं ये सारी चीज़ें लिख रही हूँ ना। एक के साथ क्या जाएगा 60, ये रहा। देन 2 के साथ क्या रहेगा, 2 के साथ है 30, 3 के साथ है 20, 4 के साथ क्या रहेगा 15, और 5 के साथ रहेगा 12। तो इस तरह से डायग्राम, यस इस तरह से डायग्राम बना। तो ये क्या रहेगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ कर्व, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला और एक्सपोनेंशियल कर्व। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका हाइपरबोला, ठीक है। तो ये आपसे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट पेयर कौन सी है वो देखनी है। ए है पिक्सल, दैट इज यूनिट ऑफ फोकस ऑफ डिजिटल कैमराज। देन HDD यूनिट ऑफ हाई डेफिनेशन ऑफ डिजिटल कैमराज। तो ये नहीं आएगा ना, ये तो हम अपनी जो फाइल्स हैं, अपने जो वीडियोस फोटोग्राफ्स, वो हम HDD, मतलब कि क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट पेयर आपको पहचाननी है। PXL मतलब कि पिक्सल, यूनिट ऑफ फोकस ऑफ डिजिटल कैमरास। HDD यूनिट ऑफ हाई डेफिनेशन ऑफ डिजिटल स्क्रीन। KBPS यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट, या D है दैट इज GHz गीगाहर्ट्ज यूनिट ऑफ मेमोरी स्टोरेज ऑन डिजिटल डिवाइस, ठीक है। अभी आपको करेक्ट पेयर पहचाननी, ये जो इन्फॉर्मेशन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेगी। PXL मतलब कि क्या होता है, पिक्सल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिजिटल इमेज नॉट कैमरा। तो ये जो है वो करेक्ट पेयर नहीं है, ये गलत है। करेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जिसमें हम सारी चीज़ें स्टोर करते हैं ना, हमारी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हम स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद है GHz मतलब कि गीगाहर्ट्ज, ठीक है। यूनिट यूज टू मेजर फ्रीक्वेंसी, आपको यहाँ पे D में दिया है यूनिट ऑफ मेमोरी स्टोरेज ऑफ डिजिटल डिवाइस। तो ये भी गलत है, ठीक है। नाउ जो C ऑप्शन है दैट इज KBPS किलो बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, ये सही है। क्वांटिफाई द स्पीड एट विच डेटा ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क, मतलब डेटा की जो स्पीड होती है, किस स्पीड से वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए किलो बीट्स पर सेकेंड जो है वो होता है। तो यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट, तो ये जो है आपका ऑप्शन सही बनेगा। तो ऑप्शन डी इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, नॉट डी, सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 37।
when you access the site with HTTPS instead of HTTP in the address bar, it primarily means A, you are accessing a speedy connection. देखिए यहाँ पे आपको S का मीनिंग क्या है वही इन शॉर्ट पूछा है. S से क्या होगा, स्पीडी कनेक्शन होगा. यू आर एक्सेसिंग सिक्योर कम्युनिकेशन. देन C, यू आर एक्सेसिंग अ सिंगल रेट लाइन ट्रांसफर. कि यू आर एक्सेसिंग स्मार्टफोन फ्रेंडली वेबसाइट. तो इससे क्या होगा, इससे होगा सिक्योर. यहाँ पे HTTPS मतलब कि ये जो S है वो S किसका है, वो सिक्योर है वेबसाइट, वो उसका S दिखा रहा है. ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. चलिए नाउ 38 क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर फर्स्ट लॉन्च ऑफ दिस इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटीज. तो आपको ये दिए गए हैं. तो सबसे पहले विकीपीडिया जो है, ठीक है, विकीपीडिया कब लॉन्च हुआ था. विकी जो है वो लॉन्च कब हुआ था, अराउंड 2001 के हिसाब से 2001 में लॉन्च हुआ था. ओके, उसके बाद जो है वो जीमेल लॉन्च हुआ था. तो जीमेल जो है, जीमेल कब लॉन्च हुआ था, जीमेल हुआ था अराउंड 2004 के आसपास. तो विकी और जीमेल, तो जो सीक्वेंस बन रहा है तो यहाँ पे हमारा डी का सीक्वेंस सही बन रहा है. इसके अलावा यूट्यूब जो है वो कब लॉन्च हुआ था, 2005 में. और उसके बाद जो है हमारा सबका फेवरेट इंस्टा, ठीक है, इंस्टाग्राम जो है वो हमारा कब लॉन्च हुआ था, इंस्टाग्राम हमारा 2010 में लॉन्च हुआ था. राइट, तो विकी, देन जीमेल, देन यूट्यूब और इंस्टाग्राम. तो ये हमारी सीक्वेंस और ये ईयर भी याद रखिएगा. कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको नेट में भी आ जाते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. चलिए नाउ which of the following has not been appointed as national coordinator for SWAYAM to ensure the quality of the course content. national coordinator नीचे में से कौन सा नहीं है वो आपको पहचानना है. ए है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC, देन बी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर एंड कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन. तो कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर है, इसमें एक जो है गलत है. तो वो कौन सा है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है. तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. इसके अलावा कौन कौन से है वो भी आपको पता होनी चाहिए. तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आपको पता AICTE, देन NPTEL, UGC, CECA, NCERT, NIOS है, इग्नू है, IIM बेंगलोर है, देन NITTR. ये है सारे. और ये क्या क्या चीज़ें मैनेज करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे को मेंशन किया. इससे आपको UGC नेट में भी क्वेश्चन मिल ही जाते हैं. तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक है, ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे. बट दिस इज़ फॉर योर ईजीनेस के चलो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है, तो ये आपके लिए एक आपके एफर्ट बच जाएंगे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 40. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब 2.0 डिजिटल एनवायरनमेंट व्हाट डज द एब्रीविएशन UGC मीन्स. ठीक है, UGC का मतलब क्या है वेब 2.0 के कॉन्टेक्स्ट में. तो इज इट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, देन यूजर जनरेटेड कंटेंट, सी यूनिक ग्राफिक कोडिंग, और डी है यूनिवर्सल ग्राफिक चिपसेट. तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा. यूजर जनरेटेड कंटेंट वेब 2.0 के कॉन्टेक्स्ट में UGC का जो फुल फॉर्म है वो ये रहेगा. ओके, चलिए नाउ when were millennium development goals, that is MDGs, adopted by the United Nations. it is 1990, 1995, 2000 की 2010. तो क्या रहेगा सही आंसर, सबको पता होता है कि ये जो चीज़ें 2000 में, बिकॉज MDG SDG से क्वेश्चन आते ही आते, कोई भी सेट एग्जाम ले तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. ठीक है, तो कब बनेगा, तो 2002 इज द करेक्ट आंसर. ओके, और ये कब एंड हुए थे, तो 2015 में जो है वो एंड हुए थे. ठीक है, उनका जो एक टाइम स्पान दिया था वो था 2000 से 2015. उसके बाद क्या आ गए थे, SDGs आ गए थे. ठीक है, 15 साल के लिए वो SDGs आ गए थे. ओके, तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है. ओके, इसके 8 गोल्स दिए, वो आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं. ठीक है, 8 गोल्स है, आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं. बहुत ही इजी है, मैंने ट्रिक से याद करवाई थी GSET के बच्चों को, आपको भी मैं करवा देती हूँ. कि फर्स्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू फूड, एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब कि फूड से रिलेटेड है तो F कर लो. ठीक है, देन
देन सेकंड क्या है, तो सेकंड है एजुकेशन से रिलेटेड, बट बी केयरफुल, यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की बात की, काफी बार यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन डाल देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज काफी बार इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि नीचे में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे कोई होगा कि चलो सेकंड है एजुकेशन के बारे में है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि दैट इज अबाउट प्राइमरी एजुकेशन नॉट सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकंड जो है वो एजुकेशन के बारे में यहाँ पे रहेगा ई। उसके बाद देखिए जो थर्ड है वो किसके बारे में है, विमेन के रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू होगा। उसके बाद जो फोर्थ है दैट इज रिलेटेड टू चाइल्ड, देन उसके बाद क्या होगा, मदर, ओके ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, ये दो तो हमारे हो गए, ओके। उसके बाद है HIV, तो HIV और मलेरिया, इस हिसाब से H और M ले लेते हैं, ओके। देन सस्टेनेबल, ओके, तो इस तरह से SUB ले लीजिए। और G से क्या है, तो ग्लोबल, तो यहाँ पे G ले लेते। तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, फ्यू, चाइल्ड, मदर और हम सब ग्रेट है, इस तरह से एक स्टेटमेंट याद रख लीजिए। जो यहाँ पे है वो 1, 2 और 3 है, फ्यू, चाइल्ड, मदर। चाइल्ड और मदर कौन सा है, तो 4 और 5 है। और उसके बाद हम कौन सा है, तो 6 है। सबसे क्या है, सस्टेनेबिलिटी 7 है। और 8 में जी से ग्रेट है, बट हमें याद क्या रखना है, जी से ग्लोबल पार्टनरशिप हमें याद रखनी है। तो फ्यू, चाइल्ड, मदर। और यहाँ पे भी याद रखिएगा कि हमेशा जो मदर है उससे पहले हमेशा माँ जो है बच्चे को आगे रखती है, तो यहाँ पे चाइल्ड पहला आएगा, उसके बाद मदर आएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, तो आप इस हिसाब से चीज़ों को याद कर सकते हैं। बाकी सीक्वेंस में याद रखना है, और कौन कौन से उसमें फैक्टर्स लिए गए वो भी आपको याद करने हैं। तो ये चीज़ें कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है आपको नेट और सेट एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020, 2025, 2030 के 2040। तो कौन सा रहेगा, 2015 से 2030 तक था। तो जो हमारा टारगेट ईयर कौन सा था अचीव करने का, तो 2030 तक ये सारे गोल्स जो है वो अचीव हो जाने चाहिए। दिस इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल रहेगी। 16 जो SDG गोल्स थे, कब उसको रिलीज किया था, 2015 सितंबर 2015 में रिलीज किया गया था, ठीक है। और उसका जो एजेंडा था वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, तो ये जो चीज़ें आपके लिए जो है क्वेश्चन इस टाइप का कुछ भी आ जाए तो आपके लिए इजी रहेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। आपको आंसर नीचे ऑप्शंस दिए गए, हेडेक, आईज एंड नोज, थ्रोट इरिटेशन। देन बी ऑप्शन क्या है, गैस्ट्रोरिनेशन डिसऑर्डर, देन रेनल डिसऑर्डर एंड बोन डिसऑर्डर। आपको ये ऑप्शंस दिए गए। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि फोटो केमिकल स्मोक होता क्या, एक हेज टाइप का एटमॉस्फेयर में बन जाता है। वो किससे बनता है, तो ओजोन और नाइट्रोजन लेवल जो होता है, ठीक है, वो जब हाई हो जाए ना, तो आप देखते हैं डस्टी जैसा एक एटमॉस्फेयर में हो जाता है, ठीक है। तो उससे जो क्या होता है, एक जो इट इज कोज्ड बाय एक्शन ऑफ सनलाइट एंड पोल्यूटेंट्स। जो हवा में जितने पोल्यूटेंट्स होते हैं और जो सनलाइट इसके ऊपर जो पड़ती है, तो उसके इफेक्ट से जो है ना वो फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो बनती है। आप यहाँ पे वो डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके ऊपर जो सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ पे ये जो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, उसके ऊपर जो ये हेज टाइप का जो बन जाता है, मतलब एक डस्टी जैसा एटमॉस्फेयर आपको लगता है कि चलो पूरा जो डस्ट उसमें जो होता है वो फोटोकेमिकल स्मोक होती है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको हेडेक होगा, आईज और नोज और थ्रोट का इरिटेशन होगा, ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट वन, ओके। चलिए 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ इनोक्यूलेटिंग माइक्रोब्स इनटू सॉइल। तो इनोक्यूलेटिंग मतलब क्या, इनोक्यूलेटिंग मतलब आप जो सॉइल जो है वो खराब हो गई उसको आप वैक्सीन कर रहे हो, ठीक है। वो जो उसमें जो एक क्या बोले, उसमें जो पोल्यूटेंट्स जो अंदर जमा हो गए किसी न किसी रीजन से, जो सॉइल में पोल्यूटेंट्स हो जाते हैं, जमीन में जो पोल्यूटेंट्स हो जाते हैं, या तो कभी कभी क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, और कोई रीज़न होते हैं, तो वो जो पोल्यूटेंट्स उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, उसको वैक्सीनाइज करने के लिए वो चीज़ों को वो कौन सी मेथड जो यूज़ होती है वो पूछा गया है। तो वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बायो ऑगमेंटेशन, ओके। अब देख लेते हैं, बायो ऑगमेंटेशन इज द टेक्निक दैट यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन द पोल्यूटेंट्स इन सॉइल, ग्राउंड वाटर एंड वेस्ट वाटर। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्लीन अप पेस्टिसाइड पोल्यूटेड सॉइल, जिसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा हो जाते हैं और वो जो सॉइल होती है वो पोल्यूटेड हो जाती है, तो वो जो है वो उसको
वो जो पेस्टिसाइड से रिलेटेड जो पोल्यूटेंट्स अंदर है जमा हो गए हैं उसको दूर करने के लिए भी ये प्रोसेस यूज होती है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ देखते हैं। Which component of solar panel is responsible for directly generating electric current when exposed to sunlight? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए इन्वर्टर, सेमीकंडक्टर मटेरियल, रिफ्लेक्टर्स और बैटरीज। तो आंसर क्या रहेगा सही? सेमीकंडक्टर मटेरियल। आपको ये देखिए, ये जो सोलर सेल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको ये सोलर सेल दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये जो होते हैं सोलर सेल कंसिस्ट टू सेमीकंडक्टर लेयर्स विच आर मेड अप ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। तो ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट वन। ओके, अब आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नॉट जस्ट अवेयरनेस एंड नॉलेज but it is also development of deeper knowledge, theoretical knowledge, proper attitude और proper concept। of course environmental जो knowledge है it is not only for awareness और knowledge but इससे आपका क्या होता है proper attitude भी एक डेवलप होता है कि चलो हमने एनवायरमेंट एजुकेशन जो बच्चों को हम स्कूल लेवल से पढ़ाते हैं इसके चलते बच्चे ना कहीं कोई भी चीज़ कुछ खा लिया तो वो क्या देखेंगे डस्टबिन में जाके फेंकेंगे। तो एक उसमें क्या एक प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि ये जो अर्थ है वो हमारी मदर अर्थ है, इससे हमें बचाना है। तो उस टाइप का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा सही? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 47, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जनरली divides into following periods: वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इस हिसाब से आपको दिए, ऑप्शन बी है, सी, डी दिया है। तो देखिए अगर पीरियड्स हम देखें तो जो आपका हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है सबसे पहला जो आएगा वो क्या होगा? वैदिक पीरियड होगा, उसके बाद होगा बुद्धिस्ट पीरियड, ठीक है, देन मुस्लिम पीरियड है, देन ब्रिटिश पीरियड दैट इज प्री इंडिपेंडेंस पीरियड भी कहा जाता है। ओके, और उसके बाद है दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, दैट इज ऑल आफ्टर 1947 आएगा। ठीक है, अब बी ऑप्शन में देखें तो हिंदू पीरियड जैसा कोई पीरियड ही नहीं था, देन रामायण पीरियड भी वो एलिमिनेट हो जाएगा, पुराना पीरियड ये भी चीज़ें नहीं आएंगे। तो आंसर हमारा क्या बना? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48, इन कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन सिस्टम द फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड। कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? ओनली guiding instruction, only solved answer through letters, C guiding instruction and solved answer, कि D guiding instruction, solved answer and occasional lectures। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन के आपको ऑप्शंस दिए उसमें जो एक्सट्रीम चीज़ है ओनली दिस ओनली दैट या ऑलवेज दिस ऑलवेज दैट, जब एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव कभी भी चीज़ दी हुई है तो उसमें एक बार देखिएगा देयर आर चांसेस कि वो चीज़ें एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तो ये तो निकल ही गए। और सी और डी में देखें तो डी में अगर हम देखें तो गाइडिंग इंस्ट्रक्शन भी है, सॉल्व्ड आंसर भी है और ओकेजनल लेक्चर्स भी होते हैं। कोरस्पॉन्डेंस में ऑफकोर्स वो ऑनलाइन मीडियम से वो ओकेजनल लेक्चर्स भी अरेंज करते हैं, कभी फिजिकल लेक्चर्स भी अरेंज करते हैं, तो वो चीज़ें भी होती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वॉज स्टार्टेड 1969 एट शिकागो इन अमेरिका, मिल्टन कैनिस इन इंग्लैंड, पेरिस इन फ्रांस, के दिल्ली इन इंडिया। तो ये इस टाइप का फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभार आपको दिखाई देता है। तो मतलब कभी ये चीज़ें अगर आपने कहीं पढ़ी हो तो आ जाते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है तुक्का ही लगाना होता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी, मिल्टन कैनिस इन इंग्लैंड इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन मदरसा इज सपोर्टेड टू बी द सेंटर ऑफ डैश प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, देन हायर एजुकेशन की टेक्निकल एजुकेशन। तो मदरसा जो है वो किसका सेंटर है? तो वो है हायर एजुकेशन का सेंटर है। ठीक है, मकतब है, इसके साथ ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि जो मकतब है वो किसके लिए? तो वो एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मकतब है वो एलिमेंट्री के लिए है और मदरसा है, ठीक है, वो किसके लिए? वो हायर एजुकेशन के लिए। तो दिस आर द थिंग्स जो आपको पता होने चाहिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी आ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, इसके साथ हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर का सेट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट विल बी 2023 का क्वेश्चन है, वो आपको अपकमिंग सेक्शन में मिलेगा। ठीक है,
तो इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा। आपका फीडबैक हो तो वो भी मुझे बताइएगा। आपके ग्रुप में ये चीज़ें शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे एमएच सेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको ये चीज़ें हेल्पफुल होगी, ठीक है। और कभी आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करें तो याद रखिएगा, नेट की एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो चीज़ें हैं कि आप और कहीं से मॉक टेस्ट लो, इससे बेटर क्या है कि जितने भी है, मैं जो जो स्टेट है जो सेट एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं उसके सेट एग्जामिनेशन के पेपर्स जो है वो आप सॉल्व कर लीजिए, तो इट विल बी इजियर फॉर यू, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, राइट। तो अननेसेसरी कहीं पे पैसे आप स्पेंड कर, इससे अच्छा जितने सेट एग्जाम के पेपर्स हैं, पेपर 1 है और आपका जो भी पेपर 2 हो उसके पेपर्स डाउनलोड कीजिए और वो सारी चीज़ें कर लीजिए, तो आपके लिए चीज़ें वो क्या प्रिपरेशन के लिए वो चीज़ें एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।